हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का ज्ञान सागर क्लासेस में। ज्ञान सागर क्लासेस एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल और कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी देखने को मिलती है। तो सीएमए का पूरा कंप्लीट पैकेज आपको इस इंस्टीट्यूट में देखने को मिलता है। चलिए आज हम लोग अपने डिस्कशन करते हैं एबीसी एनालिसिस की सीरीज में पेपर नंबर 14 सीएमए फाइनल का स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलिए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं बात करता हूं कि एबीसी एनालिसिस के अंदर इस सब्जेक्ट मैटर में हमको क्या क्या चीज़ें समझनी है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके एग्जाम का बिल्कुल अंत पड़ाव आ चुका है। आखिर के कुछ महीने सवा महीना आपके पास एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के रहा हुआ है। तो कुछ मैं अपनी बातें आपके सामने रख रहा हूं जिनको आपको मदद मिलेगी अपने एसएफएम की तैयारी करने को लेकर के। देखिए सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए मैं बात करता हूं जो 2016 सिलेबस से 22 सिलेबस के अंदर आए हैं। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नई हैं, जो डिफरेंट हैं, जो 2016 सिलेबस में नहीं हुआ करती थी और अब 22 सिलेबस में आपको देखने को मिली है। देखिएगा उसी सीरीज में अगर मैं बात करूं तो इसमें एक नया चैप्टर सिक्योरिटाइजेशन का आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है, वो ऐड हुआ है नए सिलेबस के अंदर। प्रैक्टिकल में बात करें तो इक्विटी वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन का एक चैप्टर ऐड हुआ है और थ्योरी में एक चैप्टर डिजिटल फाइनेंस को लेकर के एक चैप्टर ऐड हुआ है। तो ये कुछ पार्ट मैंने एडिशन के आपको बताए। इसके अलावा हम अगर बाकी चैप्टर्स की बात करें तो कुछ सारे क्वेश्चंस आपके नए ऐड किए गए हैं। बाकी जो ओल्ड सिलेबस के अंदर क्वेश्चन हुआ करते थे वो सारे क्वेश्चन तो नए सिलेबस के अंदर एज इट इज कॉपी पेस्ट हैं, बट कई क्वेश्चंस आपके नए जुड़े गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पहले लगभग 35 क्वेश्चंस हुआ करते थे, लेकिन अब अगर आप काउंट करोगे तो 70 to 80 क्वेश्चन है। हालांकि आप बुक में अगर ध्यान से देखेंगे तो कई क्वेश्चन बुक में रिपीट भी किए हुए हैं, हालांकि अपन उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो काफी बढ़ा दिए गए हैं। तो प्रैक्टिस आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी ज्यादा करनी है। जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं लगभग कोशिश करो कि मॉड्यूल के आप लगभग सारे क्वेश्चंस करें। तो देखिए ये जो एबीसी एनालिसिस है ये पास्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है और सिलेबस 2022 के क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली देखे गए हैं उसके अनुसार भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो यहां पर मैं आपके साथ सीएमए स्टडी मटेरियल और जो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उसको लेकर के एनालिसिस बनाऊंगा और यहां पर आपको सारी बातें समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले हम इस एबीसी सीरीज में बात करते हैं अपनी कैटेगरी ए वाले सब्जेक्ट की। तो कैटेगरी ए के अंदर अगर हम बात करें, चलिए तो कैटेगरी ए के अंदर अगर हम बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपके जो चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके अंदर मैंने यहाँ पर बात करी है। पहला चैप्टर है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन और प्रोजेक्ट एनालिसिस, मींस एक प्रकार का कैपिटल बजटिंग का चैप्टर है। तो कैपिटल बजटिंग आप अपने इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ के आते हैं जहाँ पर आप रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस को आप इंपॉर्टेंस देते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको करना है। देखिए इसके अंदर अगर आप पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको थोड़े डिफिकल्ट मिलेंगे, तो उनकी प्रैक्टिस जरूर बनाना और मॉड्यूल के एटलीस्ट सारे क्वेश्चन आपको करना है। इसके अंदर आपको दो टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कुछ एक या दो क्वेश्चन आपको छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एमसीक्यू वाले, जो अगर हम कैपिटल बजटिंग का चैप्टर अपने मॉड्यूल से पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग के छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको दे रखे हैं वो आपके 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेवेंट हैं। और जितने भी बड़े सवाल आपके डिसीजन मेकिंग रेफरेंस से रिलेटेड हैं, या मैं कहूं इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड कहें, या मैं कहूं रिप्लेसमेंट वाले सवाल हैं, वो सभी क्वेश्चंस आपको बड़े मार्क्स के देखने को मिलेंगे। और इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो हर एग्जाम के अंदर फ्रीक्वेंसी रहती है। देखिए एसएफएम के अंदर बड़े चैप्टर्स की बात करें तो लिमिटेड हैं, यानी उसमें से आपको फ्रीक्वेंसी निश्चित तौर पे मिलेगी मिलेगी। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, कैपिटल बजटिंग हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, लीजिंग हो गया, पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव, फॉरेक्स, ये बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, सब में से आपको फ्रीक्वेंसी लगभग मिलेगी ही मिलेगी। तो अब एवरेज मार्क्स वाइज भी बात कर ले तो लगभग 8, 9, 10 नंबर तक का इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही है और हर बार की फ्रीक्वेंसी एग्जाम में आती है। तो मैंने 2 टाइप में कैटेगरी डिवाइड करी, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अलग और डिस्क्रिप्टिव पार्ट की अलग। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो कि रिप्लेसमेंट से रिलेटेड रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं पोर्टफोलियो थ्योरी एंड प्रैक्टिस। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लगभग 20 to 25 और 30% तक भी कवरेज रखता है। तो देखिए आपके एग्जाम पेपर पैटर्न में 100 मार्क्स से ऊपर तक का आपका पेपर रहेगा, 128 नंबर तक का पेपर आएगा। एक सेक्शन आपका 14 मार्क्स का रहने वाला है, मतलब 2 नंबर के एमसीक्यू, 15 एमसीक्यू की बात करें तो 30 मार्क्स तो ये कवर हो गए और 14 5 70। तो 7 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, 2 आप छोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पेपर आपका जो है 128 मार्क्स का आएगा। मैं 128 मार्क्स के अकॉर्डिंगली बात करूंगा कि आपका कवरेज कितना रहने वाला है। तो पोर्टफोलियो के अंदर मैं बात करूं तो लगभग 20 से
25 नंबर तक का कवरेज रहता है। 20 नंबर से 25 नंबर तो अप्रॉक्स रहता ही है। एवरेज मार्क्स के तौर पर यहाँ पर थोड़ा कम लिखा हुआ है, बाकी अदरवाइज 20 से 25 मार्क्स का रहेगा। ये जो एनालिसिस बनाया गया है वो पास्ट एग्जाम के सारे पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करके बनाया गया है, इसलिए कुछ पॉइंट ऑफ व्यू मिसिंग हो सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात करें, हर एग्जाम में पोर्टफोलियो का सवाल देखने को मिलता है, और मैं अगर बात करूँ तो बहुत ही आसान चैप्टर है। पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस है, आपको फॉर्मूले समझ आने चाहिए, फॉर्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए। इसमें कई कैपिटल मार्केट लाइन इक्वेशंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक लाइन है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन इक्वेशंस हैं। इसको बेटा ध्यान से देखना, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, इक्वेशंस फ्रेम करने वाले क्वेश्चन बनते हैं, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बच्चा कम पढ़ करके जाता है और वो एग्जाम में जरूर से आता है। तो ये जो पार्ट है वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया। अदरवाइज बाकी आप नॉर्मल कैलकुलेशन जो रिटर्न की, सिक्योरिटी, पोर्टफोलियो, रिस्क की बनाते हैं, वो सारी चीजें तो है ही नॉर्मल। तो पूरा चैप्टर आपका फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, और अगर आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे तरह से याद हैं और मल्टीपल टाइम्स आपने उसको देखा हुआ है तो आसानी से आप इसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। और जनरल तौर पे बच्चा पहली बार में इन्हीं टॉपिक्स को इन्हीं चैप्टर को अटेम्प्ट करता है, इन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है। तो पोर्टफोलियो बहुत आसान चैप्टर है और आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं, 100% एग्जाम में आता ही है। अब बात करते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जो हमारी बुक में है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव वाला चैप्टर जो है काफी लेंथी, काफी बड़ा चैप्टर है। इस डेरिवेटिव के चैप्टर में 4 पार्ट कवर करते हैं, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड, इसके अलावा ऑप्शंस, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, स्वैप एंड स्वैप्शंस। ये 4 पार्ट में ये डेरिवेटिव का चैप्टर कवर होता है। अब बात करते हैं बेटा क्या तो इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। मैं बता दूं, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूरा आपको ध्यान से पढ़ना है। फ्यूचर एंड फॉरवर्ड का सवाल बेटा 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। फ्यूचर एंड फॉरवर्ड के अंदर क्या क्या सारी चीजें आपके एग्जाम में आ सकती हैं, ध्यान से मेरी बात को आप सुन लीजिएगा। इसमें करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, कमोडिटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, उसके थ्रू हेज कैसे किया जाता है। इसके अलावा स्टॉक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, उनके थ्रू हेज कैसे किया जाता है। ये तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, करेंसी, कमोडिटी एंड स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा कुछ प्राइसिंग मॉडल्स की बात की जाती है, वो प्राइसिंग मॉडल आपको पढ़ना है। और एक टॉपिक और है क्रॉस हैच का, जो भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हैं तो फ्यूचर एंड फॉरवर्ड आप लगभग कवर कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शन भी सेकंड प्रायोरिटी पर सबसे इंपॉर्टेंट नंबर पे आता है, सेकंड प्रायोरिटी पर मैंने इसको रखा है। तो ऑप्शंस के अंदर अगर हम बात करें तो नॉर्मल ऑप्शंस के क्वेश्चन के साथ साथ इसमें वैल्यूएशन मॉडल्स हैं, जिसमें आपका रिस्क न्यूट्रल मेथड आता है, बाइनोमियल मेथड आता है, ब्लैक स्कॉल्स मॉडल आता है, पुट कॉल पैरिटी रिलेशनशिप आता है। ये 4 पार्ट एटलीस्ट इंपॉर्टेंट हैं वैल्यूएशन मॉडल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं बात करूं ऑप्शंस के, नॉर्मल सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन डेफिनेट देखने को मिलेगा। बड़े क्वेश्चंस में मैंने ये वैल्यूएशन मॉडल्स आपको बताया, ये वैल्यूएशन मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, थर्ड प्रायोरिटी पर आता है अपना स्वैप एंड स्वैप्शंस। स्वैप एंड स्वैप्शंस, इंटरेस्ट रेट स्वैप जो करते हैं उसके अंदर कैसे ट्री बनता है, कैसे हमको इंटरेस्ट रेट निकालनी होती है, वो कैलकुलेशन 3rd नंबर पे है। और फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट को मैंने 4th कैटेगरी में रखा है। जरूरी नहीं है इसका क्वेश्चन आए, 3, 4, 5 अटेम्प्ट में कभी एक बार देखने को मिलता है। तो मैं स्किप कुछ करने के लिए नहीं बोलूंगा, पढ़ के सब जाना है। लेकिन फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट इन चारों के कंपेयर में सबसे कम इंपॉर्टेंट। तो कैटेगरी क्या बनाई मैंने, फ्यूचर फॉरवर्ड, फिर ऑप्शन, फिर स्वैप एंड फिर उसके बाद आपका फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। इस प्रकार से ये अपना पूरा चैप्टर कवर होता है। चलिए, डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स का अगर मैं बात करूं तो वेटेज इसी का ही रहने वाला है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत आसान से रेशियो, शार्प रेशियो, टिन्नर रेशियो, जेंसन अल्फा के सवाल आपके बनते हैं और बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस बनते हैं। और म्यूचुअल फंड से मुझे कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन बनते हैं। 7 नंबर का फ्रीक्वेंसी है, हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता ही आता है। ऑन एन एवरेज मार्क्स 7 से 8 नंबर तक का वेटेज मिल जाएगा। इसके क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी देखने को मिलेंगे और डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी मिलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अपने कैटेगरी बी पर। कैटेगरी बी के अंदर मैंने बात करी इवैल्यूएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल। देखिए, रिस्की प्रपोजल वाला जो अपना चैप्टर है, जो कैपिटल बजटिंग के बाद दे रखा है, उसके अंदर एक डिसीजन ट्री एनालिसिस आप बनाते हैं। बेटा, डिसीजन ट्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है, या मैं कहूं तो मोटे तौर पर हर अल्टरनेट एग्जाम में इसकी फ्रीक्वेंसी देखी जाती है। तो डिसीजन ट्री वाला आपको क्वेश्चन जरूर से बना करके जाना है। और ये फ्रीक्वेंसी अगर मैं बात करूं तो लगभग हर एग्जाम में आता है, कोई एक आध एग्जाम होगा जिसमें नहीं आएगा। लीजिंग डिसीजन बेटा यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, लीजिंग का सवाल
अगर नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन अगर आता है तो बड़ा क्वेश्चन बनेगा, 100% 14 मार्क्स का पूरा कवर करता हुआ क्वेश्चन बनेगा, लगभग अबाउट टू 100%। क्योंकि लीजिंग अपने आप में उसके अंदर क्वेश्चन इतना है जिसकी कैलकुलेशन पार्ट इतनी लेंदी है, तो आपका 14 मार्क्स वो कवरेज करेगा ही करेगा। लीजिंग के अंदर हम लेसर का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, लेसी का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग ऑप्शन, लीजिंग ऑप्शन बढ़िया है, और लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेक इवन लीज रेंटल कैसे निकाला जाता है, ये लेसी का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि उसके लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन फ्रूटफुल है कि नहीं, फाइनेंशियली वाइबल है कि नहीं, और लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेक इवन लीज रेंटल कैसे निकाला जाता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करनी है। तो ये 4 कैटेगरी में इस पूरे चैप्टर को डिवाइड किया गया है, और ये चैप्टर आपका अच्छे से आपको आना चाहिए। मॉड्यूल स्कैनर के सारे क्वेश्चन आपके प्रॉपर तरीके से सॉल्व होने चाहिए। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में यानी कि फॉरेक्स की अगर मैं बात करता हूं तो फॉरेक्स का चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका वेटेज कंपेयर टू डेरिवेटिव कम होता है। तो यहां पर हम बात करें तो पोर्टफोलियो और डेरिवेटिव सबसे ज्यादा वेटेज के रहेंगे, उससे कम फॉरेक्स रहेगा। तो फॉरेक्स हालांकि इतना कुछ सा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फॉरेक्स का वेटेज जो है कंपेयर टू इनके थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी सी कम, मैं अगर बोल दूं तो 6-7 नंबर तक का अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरी नंबर सी। अब इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर मैंने डाले हुए हैं जो बहुत कम समय के अंदर आप इसको कवर कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला सिक्योरिटाइजेशन, जो कि इस बार न्यू सिलेबस में नया ऐड हुआ है, पूरा थ्योरेटिकल है। इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो आपके 6 नंबर तक में आ सकते हैं, 4 से 6 नंबर, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा असेट प्राइसिंग थ्योरी, जो कि पोर्टफोलियो का पार्ट है, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस में आप पढ़ते हैं। रिस्क एंड फाइनेंशियल मार्केट, ये आपका थ्योरेटिकल है। इंटरनेशनल फाइनेंस की अगर बात करते हैं, ये भी थ्योरेटिकल है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, अब यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की बात की गई है और यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट की बात करी गई है। मैंने दोनों को एक साथ कवर किया है, अल्टीमेटली पढ़ना आपको एक साथ ही है। डिजिटल फाइनेंस, यहां पर एक न्यू टॉपिक ऐड किया गया है। इक्विटी वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन न्यू ऐड किया गया है। तो डिजिटल फाइनेंस जो है, जिसमें यूपीआई सिस्टम क्या होते हैं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और भी बहुत सारे इंटरफेस होते हैं जिसमें हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, उन सब के बारे में बेसिक बातें हैं। हम लोग खुद से पढ़ करके भी उन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये आपका पूरा कवरेज बनता है आपके एसएफएम के सब्जेक्ट मैटर का। तो बेटा, इसमें अगर मैं आपको क्रक्स बात बोलूं तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब आप प्रायोरिटी देते हैं अभी पढ़ने की, तो उसमें डेरिवेटिव, फॉरेक्स एंड पोर्टफोलियो, इनको आप पहले पढ़ें, ताकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, इनको अच्छे से आना चाहिए। एंड वक्त पर आप कैपिटल बस्टिंग, म्यूचुअल फंड, लीजिंग को कर सकते हैं, और थ्योरी पार्ट को एंड वक्त पे भी किया जा सकता है। बट अल्टीमेटली पढ़ना तो सारा है ही, बट प्रायोरिटी बेसिस पर पहले 3 चैप्टर कौन कौन से लेंगे अपन, डेरिवेटिव, फिर पोर्टफोलियो, फिर फॉरेक्स। तो ये पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव, फॉरेक्स का जो सिनेरियो है आपको पहले कवर करना है, उसके बाद बाकी सारी चीजों को करना है। चलिए, तो बेटा होप सो आपको ये एनालिसिस वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आज के इस पर्टिकुलर एनालिसिस वीडियो में अपन इतना रखते हैं। आप मिलते हैं अपन नेक्स्ट में। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। चलिए, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को। धन्यवाद।